हेलो सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम सर। जी, जी, प्रणाम। सर ये कह रहा था, आज से ये मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अच्छा। तो यूट्यूब और एफबी पर तो क्लासेस अपलोड होती ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर आप नोट्स क्या? वगैरह सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, और मैं वहीं से क्लास कर लूँगा। मैं 11:10 से क्लास शुरू है मेरी। ओके, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कक्षा गायत्री मंत्र के साथ। सभी लोग एक साथ एक सुनो गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। और काफ़ी इजी टॉपिक है। काफ़ी आराम से इसमें हमारे क्वेश्चंस इजीली आपके सही हो सकते हैं, थोड़ा सा आप दे तो। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बेसिकली आपको मतलब जो बोल चाल की भाषा और जो कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। बस उसे ही एक सिंक्रोनाइज वे में, एक सिस्टमेटिक वे में हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से आखिर कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत जो हम लोग करते हैं उसका क्या क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है उसमें फिर से ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें वन ऑफ द कॉमन सेंसिकल टॉपिक यानी कि कॉमन सेंस पर फिर से ये आधारित है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड था, उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से बेस्ड था। उसके आधार पर आप उसके आंसर्स कर सकते थे और उसी के बेसिस पे होती ही थी। और उससे भी ज़्यादा कॉमन सेंसिकल टॉपिक ये है, इसमें और भी ज़्यादा आप कॉमन सेंस के हेल्प से और भी बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आप इसके आंसर्स कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस होते हैं और डिफिकल्टी लेवल इसकी इजी होती है, आप इसे आराम से कर सकते हो। हाँ, कुछ जगहों पर कन्फ्यूजन, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स में हम कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। और इवन उसका सही आंसर, जब तक कि आंसर की नहीं आती है, सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक रियल में कोई भी उसका आंसर सही वे में नहीं कर पाता है। वो उस उनके आधार पर ही वो चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि हाँ ये है और इसमें इस चीज़ को ज़्यादा आपको वैल्यू देना है। जैसे आपको 3 आंसर सही है लेकिन तीनों में मोस्ट करेक्ट आंसर जो है उसको आंसर करना है, तो वैसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। बाद बाकी ये टॉपिक वैसे आपको नॉर्मल है, बहुत ही आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कम्युनिकेशन में थ्योरी जो है वो काफ़ी इजी थ्योरी है। और थ्योरी एप्लीकेशन कॉमन सेंस के बेसिस पर एक तो जनरल कम्युनिकेशन हो जाता है और एक क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे है, टीचर है स्टूडेंट है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं और जो मीडियम यूज हो रहा है वो सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कैसे टीचर स्टूडेंट तक अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझ पहुंचा पाए, कैसे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से उन बातों को ग्रहण कर पाए। ये सारी बातें यानी कि एक तरह से यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें तो एक सेंडर होता है। सेंडर यानी कि एक मैसेज भेजने वाला जो बोल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तभी मैं सेंडर हूँ। और एक रिसीव होता है जो उस बात को रिसीव करता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो आप रिसीवर हो।
और उसके बीच में से है, तो उसे तो मीडियम क्या यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर इंटरनेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि आप पीक मीडियम का, सारी चीजें मीडियम में आ जाएंगी कि किसके माध्यम से है रिसीवर तक क्या भेज रहा है, अपना मैसेज भेज रहा है। तो इस तरीके से चीजें जितना बेहतर उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। और जितना अगर समस्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट की समस्या पहुंचाया जा सकता है। यही बातें सारे टॉपिक में चलती रहेगी और इन्हीं के ऊपर हम सारी चीजों को करेंगे। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि एज ए प्रोफेसर और एज ए टीचर अगर कहा जाए तो ये सारी चीजें उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं जो टीचर हैं या फिर प्रोफेसर हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं। तीनों तरह के कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट के लिए क्योंकि सीखना कैसे बेहतर है, और टीचर या प्रोफेसर के लिए सिखाना कैसे बेहतर है। तो ये चीजें वहां पर हैं, इसलिए ये हमारा एक टॉपिक है नेट के एग्जाम का। अब जो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक किस तरह के एक इस तरह का जो व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो एक क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट भी पूछा हुआ है कि कम्युनिकेशन का जो डिराइव किया गया है किस लैटिन वर्ड से किया गया है, तो ये क्या है, कम्युनिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में। तो कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, तो जो लैटिन वर्ड है डिराइव्ड किसके थ्रू हुआ है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। तो इसमें से शायद ये वाला ऑप्शन था उसमें, तो वो सही करना था। तो ये दोनों वर्ड से क्या किया गया है, इसे डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड। और इसका अर्थ क्या है कि जो कॉमन चीज है, जो उसे एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब जो कुछ बातें हैं या कुछ भाव हैं, उन चीजों को शेयर किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह, एक मैसेज पहुंचाया जा सके एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये सारी चीजें इसका जो कम्युनिकेशन में मुख्य ये चीजें का इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। व्हाट इज द क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, तो वैसा कम्युनिकेशन जिसके हेल्प से आप क्लासरूम को बेहतर इन्वायरमेंट दे सकते हो, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच बेहतर संवाद, ऐसे संवाद कम्युनिकेशन का हिंदी हुआ मतलब बेहतर को रिलेशन बन सकता है। तो इसको क्या होता है, द वे टेक्स प्लेस इन क्लास, कौन कौन से तरीकों से होता है, मेनली वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से एक टीचर स्टूडेंट तक क्या पहुंचाता है, अपने सारे जो भी उसे सिखाना हो या जो भी उसके टॉपिक हो, जो उसका ड्यूटी है, तो ये सारी चीजें वह इनके माध्यम से पहुंचाता है। या तो वो लिख करके चीजों को समझाने की कोशिश करता है, या वह बोल करके समझाने की कोशिश करता है, या फिर वह अपने भावों से समझाने की कोशिश करता है। भाव उससे कैसे, कि ऐसी इस तरीके की जो चीजें जिसमें कुछ बोला ना जाए लेकिन उसके बाद भी जो एक एक्टिंग या फिर किसी एक्सप्रेशन से आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके की बातें। तो ये तीनों ही चीजों का यूज किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग, और इसे ही कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, तो ये तीनों चीज का यूज होता है, नॉन वर्बल, वर्बल और रिटन। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हो। तो वर्बल आप चैट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसका हम लोग डिस्कस करें तो किस तरह के जनरल क्वेश्चंस आते हैं,
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर हो उसके लिए कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिसको अगर वो ओबे करता है तो वह एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा। तो ये चीज आपको बताना है यहाँ पर कि ऐसा गुड कम्युनिकेटर होने के लिए क्या होना चाहिए बेहतर। सभी लोग इसे आंसर जरूर करें अपने हिसाब से, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बढ़िया बेहतर अनुभव होंगे। सही है गलत है ये मायने नहीं रखता है अभी। ओके, तो बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। अब इसमें आंसर जो है हम लोग देखते हैं। ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए, देना चाहिए, होना चाहिए। सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीजों को दे रहा है तब कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, जैसे से आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं अभी पढ़ाना आपको शुरू किया और मैं कम्युनिकेशन का ना कोई डेफिनेशन आपको बताया ना कुछ बताया, मैं डायरेक्ट बताना शुरू करूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों पे बात करना शुरू कर दिया और आपको यही नहीं पता कि कम्युनिकेशन क्या है, तो निश्चित रूप से आप इस चीजों को नहीं समझ पाओगे। कम्युनिकेशन आपका बेहतर नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन गुड कम्युनिकेटर के लिए यह संभव नहीं है। गुड कम्युनिकेशन इसे नहीं कहा जाएगा। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, विजुअल्स का उसे अवॉइड करना चाहिए गुड कम्युनिकेशन का, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर विजुअल्स जैसे जितनी सारी इंद्रियां हमारा सीखने में व्यस्त होती हैं उतना ही आप ज्यादा सीख पाते हो। अब जैसे का आप अगर सामने अगर कोई सिर्फ बोलते रहा जाए, सिर्फ बोलते रहा जाए, मैं ही आपको सिर्फ बोलते रहूं तो फिर आपके लिए वो बोरिंग हो जाएगा। आपके सामने पीपीटी है, आप उसे देख रहे हो तो आपका आंखों की इंद्रियां भी व्यस्त हैं और आपका श्रवण जो है कान की इंद्रियां वो भी व्यस्त है, और इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओगे इररेस्पेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ सुन करके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यूज ऑफ विजुअल्स को अवॉइड करना गुड कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ये इसमें नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो है, ही शुड बी द ऑथोरिटेरियन, यानी कि उसकी ऑथोरिटी होनी चाहिए, उसका उस पे ये होना चाहिए, क्या करते हैं कि केवल ऑथोरिटी वाले ही अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके पास ऑथोरिटी हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको रूल्स पे चलना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव कि आपकी ऑथोरिटी है या नहीं है। तो यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब कोई टीचर नहीं भी है, उसकी ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह जाकर टीचिंग बेहतर तरीके से कर सकता हो। तो डिपेंड करता है कि वह किस तरीके का माध्यम का यूज कर रहा है टीचिंग करने के लिए। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि उसकी ऑथोरिटी है या नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, उसे मीडियम को एडजस्ट करना आना चाहिए। तो देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जैसे कि एक होता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे से फेस टू फेस है, तो वहां पर कम्युनिकेशन अलग तरीके से होगी। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन अलग तरीके से होगी। लाइव क्लास में वीडियो के साथ हो रही है तो वहां पर जो तरीका होगा उसको अलग तरीके से एडजस्ट करना होगा। कहने का मतलब
जो टीचिंग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे जैसे चीजें बदलती हैं मीडियम के साथ साथ, जैसे जैसे हैं, तो मीडियम को उसके साथ साथ एडजस्ट करना होता है। कहीं पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे नहीं पड़ेगी, कहीं पे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि गुड कम्युनिकेशन के लिए आप पड़ता है कि, और उस तरीके से हम जितने बेहतर एकेडमिक लेसन डिसाइडेड होंगे, उससे आप उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एकेडमिक लेसन्स के बारे में आपको जितना बेहतर पता होगा, आप पहले से उतनी बेहतर तरीके से तैयारी करके आओगे और सारी चीज़ें फिर आप समझने के लिए रेडी होगे। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शन, तो ये तो पूरी तरीके से सही है। डी तो आप पूरी, कई लोगों ने कहा है और बिल्कुल ही है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग उतनी कम होती जाएगी। डिस्ट्रैक्शन जितना कम होगा, लिसनिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो डी और यहाँ पर भी फिर से दो ऑप्शन डी, और ये सब मैंने दिया नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल क्वेश्चंस में है। इसके भी मतलब ऑप्शंस जैसे ए एंड डी और इस तरीके से जो चार ऑप्शंस होते हैं, उस तरीके से इसके क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर नीचे भी उसी तरीके से इसके आंसर्स में ऑप्शन हैं। तो फिलहाल ऑप्शंस तो आपको मिल जाएंगे एग्जाम में आपको, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम लोग आ रहे हैं अपने जो मुख्य चीजों के ऊपर कि कौन कौन सी चीजें हैं, और बिल्कुल आराम से देखते जाइए, सुनते जाइए, आपको सारी चीजें बहुत ही आराम से क्लियर होंगी। और थोड़ा सा बस बेहतर तरीके से यह आपको डिसाइड करना, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी आप इधर उधर करोगे तो इसके आंसर देने क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आपके माइंड में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन चीजों को लेकर, बातों को लेकर के, वह पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तब जा करके आप आराम से क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आती है। और जनरल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर आपने कुछ ज्यादा नहीं भी पढ़ा है तो कहने का मतलब है बेहतर तरीके से शांत माइंड से सोचिए और आप वहां तक पहुंचेंगे। संचार किसे कहा जाता है, कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? सभी लोग माइक को ऑफ कर लें, काफी डिस्टरबेंस आ रही है बीच बीच में। जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि एक भाव दूसरे तक बेहतर तरीके से, अब ये स्टार्ट है पूरी टॉपिक, अभी तक क्या था, एक ओवरव्यू चल रहा था कि किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और किस तरीके से, तो वो चीज क्या होते हैं, पहले ही रेडी हो जाते हो कि हाँ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मेंटली रेडी रहना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना है। बिल्कुल, ये संचार का जो प्रोसेस वो हमेशा रहता है, किसी ना किसी रूप में जो है वो चलते रहता है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो यह जो है लगातार समाज में चलता ही रहता है। शारीरिक रूप से, मानसिक से विकास में ये सारी प्रक्रिया है, उनसे ही हम सारी बातें आप देखते हो, सुनते हो, और उसके हिसाब अपना एक आपका थॉट प्रोसेस बनता है। वो सारी चीजें आपके पास पहुंच कहाँ से, ये सारे जितने भी ज्ञान आपके पास है वो किसी भी माध्यम से ही आपके पास पहुंचा है। आपकी जो पूरी पर्सनालिटी हुई है वह उसमें एक बहुत बड़ा रोल का एक सोसाइटी, जिस तरीके की सारी चीजें होंगी, ज्ञान आपने लिए होंगे, उस हिसाब से एक व्यक्तित्व डेवलप है। नेक्स्ट जो संचार का है वो की माध्यम से कोचिंग होता है, शब्द हो सकते, वाक्य हो सकते हैं, भाव हो सकते, सूचना वहां पहुंच जानी, उधर की सूचना वहां पहुंच जानी।
एक जो मैसेज वह दूसरी जगह तक बेहतर तरीके से चीजें समझते हो, जहाँ परिभाषा है तो कुछ काम करना है और उसे थोड़ा ध्यान में रखिए, इस चीज से डिफाइन करने की कोशिश की है। क्वेश्चन आया है वो इस पर डायरेक्ट आया हुआ है कि कम्युनिकेशन लाइन तक से कम्युनिकेट, तो वो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और जो कोई भी ऑप्शन आता है उसके आधार पर उसे सही कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है टू इम्पार्ट और मेक कॉमन, यानी कि जो कॉमन चीज उससे कैसे दूसरे जगह आराम से आदान प्रदान करना होता है। कम्युन का मतलब क्या है? आदान प्रदान करना। तो चेरी जो डेफिनेशन देख सकते हैं संचार का, तो चेरी के अनुसार संचार प्रेरक का आदान प्रदान है। यानी कहने का इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज को अगर जैसे मोटिवेट करना है या फिर उसके अंदर कुछ बेहतर ज्ञान डालना है, तो उसके लिए क्या क्या, क्या यूज होता है? संचार का यूज होता है। यानी कि आप कुछ भी चीज सीख रहे हो, प्रेरित हो रहे हो या कोई भी ज्ञान ले रहे हो, तो उससे किसी से छोड़ना ज्यादा हो रही है, किसी से कम, किसी से प्रेरण ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उत्प्रेरण हर एक नॉलेज के साथ आपके अंदर हो रही है। तो इससे संचार जो है उत्प्रेरक का ही क्या है? आदान प्रदान। और ये उत्प्रेरक एक्चुअली क्या है? हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, ये सारी चीजें उत्प्रेरक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। हमारे फिर अंदर विभिन्न तरह के विचार चलने शुरू होते हैं या थॉट डेवलप होने शुरू होते हैं। ये सारी चीजें, किसी तरह का गेम हो, कोई भी चीजें हैं तो वहां पर चीजें चलती हैं। अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कि संचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे भी समझना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग बात किए कि इसमें सेंडर होता है, ये मैसेज एक होता है, फिर मीडियम होती है, रिसीवर होता है और इसके बाद एक फीडबैक होता है। तो इनके बारे में तो इतना हमने बात किया था, एक और इसमें ऐड हो गया फीडबैक। यानी कि एक सेंडर है, सेंडर ने मैसेज भेजा और उस मैसेज को भेजने के लिए वो किसी ना किसी मीडियम का यूज करेगा। तो और उस मीडियम का यूज करने के बाद वह मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा और रिसीवर फिर फीडबैक देगा। तो देखिए ये सारी चीजें अभी हम लोग का जो क्लास में है, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। जो यहाँ से बातें बोली जा रही हैं और यहाँ से फिर जो मैसेज है वह आप तक जो पहुंच रहा है, वह एक मीडियम के थ्रू पहुंच रहा है, इंटरनेट के हेल्प से पहुंच रहा है। और मैसेज जो है वह पीडीएफ और जो लॉजिक्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसके रूप में आप तक पहुंच रहा है। उसके बाद फिर आप अपना फीडबैक दे रहे हो, जैसे क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है, अपने डाउट जो भी आपके माइंड में बातें आ रही हैं उससे क्लियर करना। तो ये सारी चीजें फीडबैक के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं और क्रम से आप इसे ध्यान में रखिएगा कि पहले किसका यूज होता है, फिर क्या क्या है। तो ये क्रम का भी ध्यान रखना जरूरी है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि संचार के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो संचार के निम्नलिखित तत्व प्रकाश में आते हैं। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये चीज हम लोग बार बार अभी तक बात कर रहे हैं कि ये हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हर जगह किसी न किसी रूप में चलती रहती है। संचार जो है ए मीन टू कन्वे मीनिंग, यानी कि आप कुछ अर्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे सेंडर होता है उसे इनकोडर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इनकोडर। और जो रिसीवर होता है उसे डीकोडर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? डिकोडर। अब कहने का मतलब ये है कि इस और इनकोडर डिकोडर का जो बात है वो मेनली जैसे कहीं खुफिया सूचना और इन सब चीजों में आप इन शब्दों का ज्यादा सुनते होंगे। तो वहां पर एक मैसेज भेजी जाती है, इनकोड की जाती है, यानी कि उसको एक कोड दी जाती है, उसके बाद फिर रिसीवर तक पहुंचता है तो वह उसे डिकोड करता है। तो जैसे कहने का मतलब
अभी हम भी हिंदी भाषी हैं, आप भी हिंदी भाषी हो, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ इनकोड करके, यानी कि जो भाषा है क्या हो रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी उसका इनकोडर है फिलहाल, और आप तक पहुंच रहा है, आप भी हिंदी जानते हो तो आप उसे डिकोड कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर फारसी बोलना शुरू करूँ और आप फारसी नहीं जानते हो, तो मैं इनकोड तो कर रहा हूँ लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पाओगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जो संदेश होता है उसमें एक इनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है, और दोनों जब बेहतर तरीके से उस चीज को समझते हैं, तभी मैसेज जो होता है वो क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपर वे में पहुंच पाता है, अदरवाइज नहीं पहुंच पाता। तो इनकोड करना, डिकोड करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना अथवा संदेश प्राप्त करता उसे उसी भाव में, अर्थ में समझे जिस भाव से उसे सूचना दी गई है। तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं कि सिर्फ हिंदी जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यह भी समझना इम्पोर्टेंट है कि किस भाव से बताई गई है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह किसी और भाव से बताया गया है, रिसीव करने वाला किसी और भाव में रिसीव कर रहा है और कुछ और ही उसका मीनिंग निकाल रहा है। तो इससे क्या होता है कि वहां पे भी वो बेटर कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो बाद में आपको बैरियर्स के रूप में इन सारी चीजों को भी आपको समझना होगा। यानी इन चीजों को आप जितनी गहराई से समझते जाओगे उतना ही आराम होगा आपके लिए आगे आंसर करना। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि जो विचार है, सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आता है, उसे फिर विचार जब संदेश में चेंज हो जाता है, यानी मैसेज में चेंज होता है, उससे हम लोग कहते हैं इनकोडिंग। और जब संदेश प्राप्ति, यानी कि जहां पहुंचना वो पहुंच जाता है, संदेश रिसीवर के पास पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पहुंच रहा है उसे कहते हैं मीडियम। और संदेश जो प्राप्त किया है उसे फिर वह विचार, सही विचार तक पहुंच, मतलब वो संदेश प्राप्त करने के बाद उस संदेश को पूर्णतः समझ जाता है, विचार के रूप में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो इस तरीके से अभी आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। संचार एक द्विमार्गी, यहाँ पे क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार में दो तरफा होता है कि आप एक जो है सुनने वाला होता है, एक सुनाने वाला होता है, एक सोच समझने वाला होता है, एक समझाने वाला होता है। और उसके बाद उसका जो आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, फीडबैक निकलता है, कि उसका जो आउटपुट है वो फीडबैक के रूप में निकला। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में होती हैं। डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कई तरह के चैनल का यूज किया जाता है, माध्यम का यूज किया जाता है, जैसे टेलीफोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ये सभी चैनल कह रहा है। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही टाइप से ये हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हो गई कि ये अभी एक माध्यम है, हाँ, एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश को पहुंचाने का। और इसमें संचार जो है दो तरह के से हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या फिर सांकेतिक भी हो सकता है। तो बहुत सारी तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, रिटेन और ओरल, और जो नॉन, मतलब एक तरह से संकेत रूप में। तो द्विमार्गी एवं त्रिस्तरीय भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, एक मार्गी हो सकता है, द्विमार्गी हो सकता है, त्रिस्तरीय भी हो सकता है। तो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, जैसे दो लोग के बीच में बात हो रही है तो द्विमार्गी कहलाएगा। आदमी खुद को ही समझा रहा है तो वो भी एक संदेश है, तो एक मार्गी है, लेकिन वहां पे सेंडर भी है, रिसीवर भी है। जैसे आप अपने आप से भी बातें करते हो कभी कभी कि यार मुझे ये करना चाहिए, फिर उसमें आप रिजल्ट भी निकाल रहे हो। तो वो सारी जो बातें होती है, इसमें जो अपनी पूरी प्लानिंग चलती है, अपने आप से जो बात होता है, उसे एक मार्गी कहा गया है। त्रिस्तरीय कहा गया है। तो इन जिन जिन माध्यमों का आप यूज कर रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके स्तर हो गए, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो संचार का अगर प्रकार का बात किया जाए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जो मुख्य रूप से हमारे पास यहाँ पर आता है वह क्या क्या है। सबसे पहले जो है, लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन को चार प्रकार में बांटा गया है, यानी कि कितनी संख्या में जो जनता है या लोग प्रेजेंट हैं
उसके आधार पर इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। और ये ऊपर जो है वो नॉर्मल ही चीजें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी खास चीज नहीं। जो अभी तक हम लोग बातें करते आए हैं वही चीज है कि किन रूपों में संचार किया जाता है। तो सबसे पहला है इंट्रापर्सनल, और उसके बाद है इंटरपर्सनल, फिर है ग्रुप कम्युनिकेशन, और उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, इंट्रापर्सनल, यह कम्युनिकेशन खुद का खुद से जो बात होता है वह इसी में आता है, अंतः व्यक्तिक। अब देखिए इन दोनों में बड़ा, हिंदी में बड़ा कम अंतर है, अंतः और अंतर, तो ध्यान रखिएगा। तो इंट्रापर्सनल जो होता है वह खुद का खुद से जो संचार होता है वो इंट्रापर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ हो गया, और जहां मुख्य रूप से 2 व्यक्ति की आप बात कह सकते हैं। ग्रुप में हो गया है कि एक ग्रुप के बीच, यानी कि 10 लोग हैं और उनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। और मास कम्युनिकेशन यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि भाषण होता है, संभाषण होता है, बड़े बड़े लीडर आते हैं, बोलते हैं, ये सब, ये पूरा क्या कहलाएगा, मास कम्युनिकेशन। तो ये जो ग्रुप होती है इसमें संख्या लिमिटेड होती है। अब मास कम्युनिकेशन में आप संख्या की कुछ भी बात नहीं कर सकते हो कि ये कितनी संख्या होगी, क्या होगी। तो इस तरीके से जो संख्या के आधार पर है, 4 प्रकार के संचार का बात यहाँ पर किया गया है। अभी हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यह संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है, अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। दरअसल यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मानव व्यक्तिगत चिंतन मनन करता है। इसमें संचारक और प्रापक दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ती है। और इसमें जो हमारा यूज होता है शरीर का, एक तो केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा बाह्य स्नायु तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल में आ गया आपका मस्तिष्क आ गया मुख्य रूप से, और जो बाह्य में आ गया आपके शरीर के अन्य भाग हो गए, जैसे आप हाथ हिला करके अपने आप को ही समझाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंट्रापर्सनल में आती हैं। अगर ये सारी चीजें सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, या नहीं आप इन चीजों को मतलब समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब मानसिक रूप से कहीं समस्या है। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप पागल की कैटेगरी में आते हैं, कि आप अपने आप से सही तरीके से बात नहीं कर पाना, और अपने उन भावों को नहीं, अपने आप को समझा पाना, अगर ये सारी चीजें सही वे में नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की बातें की जा सकती हैं। विशेषताएं अगर हम लोग बात करें कि जो इंटर पर्सनल की विशेषताएं हैं, तो इसमें जैसे कि कोई योजना आपको तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुद से बात करते हो, क्या किया करूं, क्या नहीं करूं, किस तरीके से करूं, फिर आप रूटीन सेट करते हो, फिर उसमें मनन चिंतन करते हो, फिर रूटीन सेट करते हो, प्लस माइनस करते हो, ये सारी चीजें आ गई। सुख दुख का एहसास, जब आप सुखी होते हो या दुखी होते तो उस टाइम भी आप कोप भवन में जाते हो जिस तरीके से, यानी कि अपने आप को अलग कर लेते हो, फिर अपने आप से बातें करते हो। तो ये सारी चीजें भी जिसके अंतर्गत आ गई। फिर अपने जीवन के लिए उपयोगी तथा आवश्यक आयामों का आविष्कार करना, तो ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो डिसीजन जितने भी अपने लिए आप ले रहे हो, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आप अपने को ही फीडबैक भी देते हो कि नहीं ये सही नहीं, ये सही है यार, तो अपने आप को ही बताते हो। तो ये सारी चीजें इंट्रापर्सनल में आ गई। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं वो क्या है, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल क्या होता है हमारा, इंटरपर्सनल होता है अंतर व्यक्तिक संचार, यानी कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो इंट्रा यानी खुद से, इंटर यानी कि एक का दूसरे के साथ, ये ध्यान रखना आप, थोड़ा सा शब्दों का अंतर है इंट्रा और इंटर में। तो इंटर यानी कि बाहर है, और इंट्रा यानी कि खुद के अंदर ही है। तो यहाँ पर 2 लोगों का मुख्य रूप से बात होता है, यानी कि आप कभी किसी और से बात किए, फिर आप किसी और से बात किए, फिर आप किसी और से किए, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। और उस कम्युनिकेशन में यूज करने का, तो आप वैसे हर कम्युनिकेशन में इन सभी चीजों का यूज करते हैं, इसलिए ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि केवल इसी के अंतर्गत आएगा। स्वर का, संकेत का, शब्द का, ध्वनि का, संगीत का, चित्र का, नाटक का, इन सभी चीजों का आप यूज करते हो अपने बातों को बताने के लिए।
और फिर इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत फास्ट जो फीडबैक मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आप अपनी बात किसी व्यक्ति से कहो वो तुरंत आपको फीडबैक देता है कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन उस हिसाब से काफी अच्छा है फीडबैक के लिए। और नवजात से बड़ा होता है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समाज के साथ संपर्क में आते हैं, और फिर हम इसी के माध्यम से ज्यादा चीजों को सीखते हैं। यानी कि जो भी चीज आपने सीखा है, शायद आप उस चीज को अगर ध्यान से समझेंगे तो वो आपने समाज से सीखा है, किसी किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से, या तो मम्मी पापा से सीखा, या फिर बाद में गुरुजी से सीखा, बाद में किसी और से सीखा, फ्रेंड से सीखा, किसी और माध्यम से टीवी पे देखा, उसके माध्यम से देखा। तो ये सारी चीजें क्या हो रही कि आप इन सारी चीजों को यहाँ पे सीख रहे हो। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है सीखने में, वह इंटरपर्सनल का ही होता है, कि मुख्य रूप से दो दो लोग जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सीखने वाली चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, वही उन्हीं बातों को लिखा हुआ है। वार्तालाप, समाचार संकलन, साक्षात्कार, कार्यालय वार्तालाप, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करें कि इसका विशेषता क्या, फायदा क्या है भैया, तो फीडबैक तुरंत तथा बेहतर मिलता है। बाधा आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अब बाधा कब आती है, जैसे चार लोग हैं तो चार के अगर अलग अलग थॉट हैं तो बाधा ज्यादा उत्पन्न होगी। दो लोग हैं तो जो भी है, लेकिन आपस में लड़ झगड़ कर आप अपना सही गलत कर लेते हो। और अगर एक जैसे विचार वाले हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दो में जो बाधा जो आने की संभावना होती है वह रेस्पेक्टिवली काफी कम होती है। और संचारक प्रापक के मध्य सीधा संपर्क और संबंध स्थापित होता है। प्रभावित करने के लिए पर्याप्त अवसर होता है, आप बहुत आराम से उसे अलग अलग तरीके से बात करके समझा सकते हो। यानी कि आप किसी बात को ग्रुप में, जैसा भी मैं समझा रहा हूँ, और जब अकेले एक करके टॉक करके हर एक को समझाऊं, जब एक एक करके बात हो रही है तो उस टाइम निश्चित रूप से ज्यादा आपको मैं प्रभावित कर सकता हूँ, इरेस्पेक्टिवली दिस टाइम। तो क्योंकि उस टाइम आपके आधार पर सिर्फ बातें होंगी, अभी सभी के आधार पर बातें हो रही। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अंतर व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, और भावनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, आप जिसके साथ टू वे कम्युनिकेशन जिसके जिसके साथ आपका ज्यादा चलता होगा, उस वह आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सबसे करीब होता होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर किसी बात पर असहमति की स्थिति में प्रापक का हस्तक्षेप करने को मौका मिलता है। और प्रापक के बारे में, यानी प्राप्तकर्ता, प्रापक के बारे में संचारक पहले से बहुत कुछ जानता है। तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड और जितने भी सर्किल जिससे आप काफी बातें करते हो उसके बारे में आपके पास काफी नॉलेज आ जाती है। तो संदेश भेजने के अनेक तरीके होते हैं, और ये सारे तरीके आप उसमें यूज करते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट हमारे पास आता है समूह संचार, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या आता है हमारा, ग्रुप में आप हो गए 10, 15, 20, 25, यानी एक फिक्स संख्या में एक ग्रुप होता है जिसमें आदमी एक दूसरे के साथ बातें करता है और एक दूसरे से संपर्क करके, और उसमें फिर अपने विचारों का आदान प्रदान चलता है। तो इस तरह के ग्रुप कम्युनिकेशन आप कई बार कर चुके होंगे, जब पूरा एक फ्रेंड सर्किल मिलता है, फिर एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे से भाव बातें करना, ये सारी चीजें। फिर कहीं पे कोई आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से ये समूह में व्यक्तित्व का विकास होता है, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। तो व्यक्तित्व के विकास करने में ये काफी अच्छा रोल निभाता है। आपको समझ में आता है कि समूह के सामने प्रेजेंट कैसे होना है। अब अपने फ्रेंड के सामने आप किसी भी तरीके से बोल लोगे, लेकिन समूह में आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो एक नॉर्मल भाषा का मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे सोचना होगा कि हाँ ये इस तरीके से अगर बातें करूंगा तो वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग बैठे हुए हैं। और इससे क्या है कि आपको भावनाएं ठेस ना आए, या फिर वह व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ये सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद फिर आप अपनी बातें रखते हो। यानी कि देखो सारी चीजें आप कर रहे हो ऑटोमेटिक, बस उसी को आप समझना है कि आप क्या, कब, किस टाइम क्या करते हो। तो जैसे ही आप इसे समझते हो आप कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर से समझ सकते हैं।
तो ये सारी चीजें का जब आप ध्यान रखते हैं और तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, क्योंकि आप एक सजग और जो लोगों का ध्यान रख करके बातें कहने वाली स्थिति में पहुंचते जाओगे और धीरे धीरे आप उससे उस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी। तो माध्यम से एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं समूह के माध्यम से। तो जैसे कि हम लोग बचपन से ही पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि मम्मी पापा कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी आस्था बनी, हमने भी करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है, पूरा एक कम्युनिकेशन जो है, पूरा जो फैमिली है वो या फिर आपका जो सोसाइटी है वो जिस तरीके से चल रहा है आप भी उस तरीके से धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से पारस्परिक संपर्क बनाते हैं और एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि समूह संचार में विशेषता क्या हो गई, तो संख्या निश्चित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि संख्या निश्चित होती है, ज्यादा जरूर होती है लेकिन निश्चित होती है। ये निश्चित होने का क्या है, यही चीज इसको चौथे नंबर वाले से अलग करता है, जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं, विचार भावना का आदान प्रदान होता है, संचारक के बीच निकटता आती है। और लेकिन इसकी निकटता उतनी नहीं आएगी जितनी आपको दो वाले में थी। तो वो सारी चीज आपको समझनी होगी कि किसमें किस स्टैंडर्ड से निकटता आएगी। माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है और संचार का उद्देश्य सदस्यों के बीच चेतना विकसित करने का दायित्व बोध कराना होता है। फीडबैक समय समय पर सदस्यों को प्राप्त होते रहता है और फिर से यहाँ पर जो फीडबैक होगा वो फीडबैक अच्छा फीडबैक है, लेकिन इससे भी ज्यादा फीडबैक आपको कहाँ जल्दी मिलता है, यहाँ पर फीडबैक जल्दी नहीं मिलेगा, वहां पर जल्दी फीडबैक मिलेगा। किसमें, जो दो वाली की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये इंटर पर्सनल की जो बात कर रहे थे, तो ये ध्यान आपको रखना है इन सारी चीजों को। लेकिन जो बेहतर फीडबैक मिलने की बात होगी तो वह ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सभी लोगों के सामने वो फीडबैक मिल रही है, निश्चित रूप से सभी सदस्य उससे संतुष्ट होंगे, तो वहां पर जो फीडबैक होगी वो ज्यादा बेहतर होगी और वहां पे जो फीडबैक होगी वो ज्यादा जल्दी होगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में होनी चाहिए। और समस्या के मूल उद्देश्यों के अनुरूप संदेश संप्रेषित किया जाता है। जो मूल संदेश होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आपको संदेश दिया जाता है। जन संचार, मास कम्युनिकेशन, तो ये जो है संख्या के आधार पर ये जो लास्ट पार्ट है जिसे हम लोग जन संचार कह रहे हैं, तो जन संचार दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन प्लस संचार, यानी बहुत बड़े ग्रुप, बहुत भीड़ जो है, जन मतलब पूरा भीड़ के ऊपर आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हो। तो ये किसकी इस्तेमाल, जैसे टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एक बहुत बड़े ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, अपनी बातों को पहुंचा रहे हो। तो जैसे मुख्य रूप से इसमें वही सारे आ जाते हैं, जैसे पार्टीज अपने बड़े बड़े सभा लेते हैं या फिर बड़े लोगों को बताया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब भीड़, उसकी संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हो कहाँ पे कितने हैं वो, और ना ही उसे एक सुनिश्चित रूप प्राप्त होता है। वह एक अलग अलग भीड़ में और अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जबकि ग्रुप में एक ही प्रकृति, मतलब एक ही मुख्य उद्देश्य को लेकर के पूरे ग्रुप चल रहा होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में अलग अलग उद्देश्य वाले भी लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुख्य रूप से इससे भिन्न करती हैं। लेकिन सबसे मुख्य भिन्न क्या है कि इसमें संख्या अनिश्चित होती है, वहां संख्या निश्चित होती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जन संचार को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, मास कम्युनिकेशन। मास कॉम आप जो पढ़ाई करते हो तो वो क्या है कि मास कॉम पढ़ाई इसलिए होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकने की आपके अंदर क्षमता डेवलप हो सके, ऐसी क्वालिटी को डेवलप करने का जो क्षमता होता है उसे हम लोग कहते हैं मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो आ जाता है। तो बिखरी हुई जनता, बिखरी हुई का मतलब ही वही है कि आपको जनता अलग अलग भाव में है, अलग अलग जो है उनके टारगेट्स अलग अलग है, मतलब वो एक वैसी एक जुटता नहीं है जैसा कि एक ग्रुप में है। तो वो यहाँ पर मुख्य रूप से है, संचार माध्यमों की मदद से सूचना को पहुंचाना है, और यहाँ पे जो माध्यम है वो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप देख लेना, इजी है, आराम से आप इसे कर सकते हो। मुख्य रूप से अंतर हमें समझ में आना चाहिए।
तो फिर हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक जो प्रकार है उसका दूसरे प्रकार से अंतर क्या है। विशाल भूभाग में रहने वाले प्रापकों में से एक साथ संपर्क स्थापित करना, यानी कि आपको पूरा हिंदुस्तान से, जैसे कि पूरे इंडिया से अगर संपर्क करना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एक पूरा एक वो या तो जैसे मन की बात है या ये सारी चीजें, तो वो क्या है कि बहुत बड़ी चीज लोगों तक से पहुंचने का एक माध्यम है, तो उसे ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और समस्त प्रापकों के लिए संदेश समान रूप से खुला होता है, कोई भी उसे सुन सकता है, समझ सकता है, ले सकता है, गेन कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं होते हैं। और ग्रुप में एक विशेष ग्रुप के ऊपर बात किया जाता है। संचार माध्यम की मदद से संदेश का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। तो ये संगठन बिल्कुल एक न्यूज चैनल हो गया या फिर कुछ हो गया, तो जो भी जिसका भी यूज आप कर रहे हो, रेडियो चैनल जिसका भी यूज कर रहे हो, तो वो एक औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है इसके लिए। और प्रापकों के विजातीय होने के बावजूद, विजातीय यानी कि अलग अलग नेचर होने के बावजूद एक ही समय में सभी के साथ संपर्क स्थापित करना संभव होता है। यानी कि सुनने वाले हो सकते हैं अलग अलग विचारधारा के लोग हों, अलग अलग चीजें अलग हों, लेकिन सभी तक ये एक साथ मैसेज पहुंचाने का यह एक तरीका है। फीडबैक संचारक के पास विलंब से या कई बार नहीं भी पहुंचता है। तो यही है कि अब जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास उन्होंने अपनी बात तो कह दी, लेकिन उन तक हमारा फीडबैक पहुंचे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संदेश का यांत्रिक रूप से बहुत संख्या में प्रस्तुतिकरण या संप्रेषण होता है, लेकिन संदेश अच्छे से फैलाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को, जी बिल्कुल, क्लास वाली अभी ग्रुप कम्युनिकेशन में ही आएगी, क्योंकि हमने अब इसी को अगर मैं लाइव कर देता हूँ हर जगह, हर कोई कहीं भी किसी तरीके से कर रहा है, तो वो फिर, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं किसी भी जगह पे, कोई हमें पता भी नहीं कौन जुड़ रहा है, तो वो फिर आपका ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं आएगा, वो फिर मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। इसके बाद फिर जो हमारी आती है चैनल के आधार पर संचार का वर्गीकरण, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, टाइप्स जो होते हैं उसके, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, यानी चैनल किसके माध्यम, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसको दो पार्ट में बांटा गया है फिर। कैसे, एक तो सबसे पहला आपका क्या, वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया नॉन वर्बल, यानी आप बोल करके, लिख करके अगर आप दे रहे हो तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा गया है। और अपने भाव, संकेत और डिफरेंट डिफरेंट मतलब नॉन वर्बल, जिससे जो भी चीजें हैं जिसका आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप बोल नहीं रहे हो ना लिख रहे हो, बस संकेत और अदर अदर सांकेतिक चीजों के माध्यम से आप अपने भाव को पहुंचा रहे हो। जैसे आप सुनते होंगे कि एक ऐसा नाटक, मूक नाटक, जिसमें कुछ बोला नहीं गया लेकिन आपके सामने सारे चीज उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, यानी कि इस तरीके से उन्होंने पूरी चीजों को एक्टिंग की या सारी चीजें की, जैसे कि आपके पास सारा चीज समझ में मतलब सारा चीज आपको पहुंच जाता है आपके पास, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। ज्यादातर लोग उसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन, ये सारे लोग जो थे, वो सब बिना कुछ बोले आपको सारी चीज समझा के चले जाते थे। तो ये सारी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल में आ गई। तो यहाँ पर शाब्दिक संचार की काफी जटिल प्रक्रिया है। और जैसे शाब्दिक संचार आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बच्चों को अगर आप शाब्दिक संचार करोगे, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो उन्हें तो शाब्दिक का मतलब ही नहीं पता है, तो उनके लिए तो नॉन वर्बल ही कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले से जागरूक हैं, हमारे पास एक नॉलेज है, और उस नॉलेज के हेल्प से हम, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ तभी आपको सब चीज पता चल रहा है, आपको पहले से सब चीज पता है, लेकिन उन चीजों को कोरिलेट करने में ये चीजें आपको मदद कर रही हैं। बस महत्वपूर्ण यही है। तो काम क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब चीज आपको बताया गया है, आपको भाषा बताया गया है, सारी चीजें बताया गई, सारी चीज आपको पता है,
बस, और इवन इनके टॉपिक्स के बारे में भी सब चीज पता है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से कम एक जगह कैसे हम समझ सकते हैं, उसमें डिफरेंस बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये चीज अभी आपको क्लियर करने के लिए ये सारी क्लासेस चलती हैं। तो ये आपको समझ में होना चाहिए। और यही हो गया आपका शाब्दिक। यहाँ पर शाब्दिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक हो सकता है या फिर दूसरा लिखित संचार हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चाहे जो भी है, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं उसे या तो शाब्दिक रूप में आप प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर लिखित रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपको वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसे इन दोनों रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, और वही अगर भाव में कर रहे हैं तो वो आपको इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही बनाया हूँ, और यही आपका भी लास्ट है। नेक्स्ट डे से हम लोग इसमें आगे